नरेंद्र मोदी अडानी की अंधभक्ति में इस कदर पागल हो चुके हैं कि अपने दोस्त के लिए वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप में करीब 1 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे। हरे रंग से इन्हें वैसे ही दिक्कत है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सिंगापुर जो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है जीडीपी के हिसाब से, एक समय पर गरीब और लाचार देश हुआ करता था, तो क्या आप विश्वास करोगे? नहीं ना? जी हाँ, आज का चमचमाता सिंगापुर अपने ट्रांसशिपमेंट मॉडल की वजह से ही उठा है। वही ट्रांसशिपमेंट मॉडल जो भारत ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप कर रहा है। और देखिए, इसी का विरोध अब कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ साथ ग्रेटा थनबर्ग के कथित रिश्तेदार और पर्यावरण बचाओ आंदोलन के कथित मोर्चाधारी ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौड़, अर्पित शर्मा, कुणाल कामरा और इनके जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। पहले इनके देखिए सो कॉल्ड मास्टर राहुल गांधी नैरेटिव सेट करते हैं और फिर ये मिनियंस उसे एम्पलीफाई करते हैं। कल हमारी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री में हमने कांग्रेस के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के पीछे का राहुल गांधी के कांग्रेस इकोसिस्टम का चाइनीज इंटरेस्ट आपको बताया था। अब आप जरा उनके मिनियंस का ये नैरेटिव देखिए। कल जर्मनी में बैठे प्रोपेगेंडाधारी ध्रुव राठी ने पोस्ट करके लिखा कि जो भी ग्रेट निकोबार को इंडिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलता है वो क्लाउन है। लॉल, सॉरी टू से, पर ध्रुव राठी, ये क्लाउन का मास्क सबसे ज्यादा आप पर सूट करता है। आप दो तस्वीरें दिखाकर ये समझा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडिया से दूर है, इसलिए ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट किसी भी तरह का चोक पॉइंट नहीं बना सकते। पर यहाँ ध्रुव राठी सबसे बेसिक पॉइंट ही नहीं समझ पा रहा कि इंडिया ग्रेट निकोबार पर डेवलपमेंट किसी स्टेट को चोक करने के लिए नहीं कर रहा। पूरा प्रपोजल का एम है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब्स जैसे पोर्ट ऑफ सिंगापुर और पोर्ट ऑफ कोलंबो पर कम करे। आज भी लगभग 75% इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो बाहर हैंडल होता है और हर साल 200 से लेके 220 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू बाहर चला जाता है। तो क्या ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव नहीं है? और चाइना, जिसका स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर हेवी डिपेंडेंस है, वो खुद इसे मलक्का डिलेमा बोलता है अपनी वल्नरेबिलिटी की वजह से, फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वहीं अगर इंडिया ग्रेट निकोबार पर ICTT यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप करता है तो वो इस रीजन में ट्रांसशिपमेंट और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस दोनों बिल्ड कर सकता है, जो सीधा इंडिया के इंटरेस्ट में है। देखिए, ICTT का प्लान भी क्लियर है। फेज 1 में 4 मिलियन TEUs, फ्यूचर में 16+ मिलियन TEUs तक एक्सपेंशन, और मेजर ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन के पास लोकेशन होने की वजह से इंडिया अपनी वैल्यू चेन कैप्चर कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक लॉजिक का इशू है। जब हम खुद कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं तो इंडिया का कार्गो रेवेन्यू सिंगापुर और कोलंबो के थ्रू क्यों फ्लो हो? और शायद ध्रुव राठी को ट्रांसशिपमेंट का मतलब भी समझाना चाहिए। ट्रांसशिपमेंट देखिए, इसका मतलब होता है कार्गो को एक शिप या ट्रांसपोर्ट मोड से दूसरे पर ट्रांसफर करना, बीच के किसी हब पर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले। और ये सिस्टम मेनली कॉस्ट एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। बड़े मदर शिप्स सिर्फ मेजर हब पोर्ट्स तक जाते हैं और वहां से छोटे फीडर शिप्स कार्गो को अलग अलग रीजन्स तक ले जाते हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है। इसी वजह से हब्स जैसे पोर्ट ऑफ सिंगापुर और पोर्ट ऑफ कोलंबो ग्लोबल ट्रेड के इंपॉर्टेंट गेटवेज बन गए हैं, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जिनके पास बड़े शिप्स हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ट्रांसशिपमेंट से रूट्स भी ऑप्टिमाइज होते हैं क्योंकि हर जगह डायरेक्ट शिपिंग पॉसिबल नहीं होती और डिसरप्शंस के टाइम रीरूटिंग आसान हो जाता है। साथ ही इन हब्स पर वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, इंश्योरेंस जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, कुछ वही जो कि भारत ग्रेट निकोबार पर डेवलप कर रहा है। क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से कंट्री ज्यादा फॉरेन हब्स पर डिपेंड करती है, तो वो स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बन सकता है। इंडिया का भी हिस्टोरिकली लगभग 75% कार्गो बाहर हैंडल होता रहा है, इसीलिए अब फोकस देखिए अपनी डोमेस्टिक ट्रांसशिपमेंट कैपेसिटी बिल्ड करने पर है। इससे लॉजिस्टिक्स कम होगी, सप्लाई चेन एफिशिएंट होगी और ज्यादा ट्रेड इंडिया के थ्रू फ्लो करेगा। मतलब ये सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट और रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। पर ये बेसिक सी बात ध्रुव राठी के दिमाग में नहीं घुस रही। अब ध्रुव राठी ने जो ये हॉर्मूज एंगल उठाया है उसका भी जरा आपको ये कंटेक्स्ट समझा देते हैं। दरअसल खर्ग आइलैंड ईरान का प्राइमरी ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। लगभग 90% क्रूड एक्सपोर्ट्स यहीं से होते हैं। डीप वाटर्स होने की वजह से यहाँ सुपर टैंकर्स लोड होते हैं और फिर ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके ग्लोबल मार्केट्स तक जाते हैं। इसी इकोनॉमिक स्टेट की वजह से ईरान के पास देखिए हॉर्मूज में लेवरेज है।
सिमिलरली अगर इंडिया जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर सिमिलरली डेवलपमेंट करता है तो वो मलक्का रीजन में अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो असल में ध्रुव राठी को ये कंपैरिजन लिखना था, ना कि ये रास्ते नापने वाले मैप। दूसरी तरफ देखिए अर्पित शर्मा, नेहा सिंह राठौर और कुणाल कामरा गैंग का नैरेटिव है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ अडानी के फायदे के लिए हो रहा है और करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। पहली बात तो इस नैरेटिव का जरा फैक्ट चेक जरूरी है। आइलैंड के एरिया का 50% से ज्यादा हिस्सा ग्रीन डेवलपमेंट जोन्स के रूप में रिजर्व्ड है, जहां डिफॉरेस्टेशन तो अलाउड ही नहीं है। और देखिए हर अप्रूवल इकोलॉजिकल पैरामीटर्स देखकर ही किए जाते हैं। दूसरी बात, अडानी सिर्फ एक बिडर है, अभी कुछ फाइनलाइज भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स हम अपने पुराने कई वीडियोस में बार बार मेंशन कर चुके हैं। तो इन ग्रेटा थनबर्ग के कजन्स को आउटरीच करने से पहले प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स भी देखने चाहिए। आखिर में बात सीधी है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कोई चोक पॉइंट फैंटेसी नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। ये इंडिया को फॉरेन डिपेंडेंसी से बाहर निकालकर अपनी मैरिटाइम पावर बिल्ड करने का मौका देता है। सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं या फिर नैरेटिव्स के पीछे भागे जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।